बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच भारत बांग्लादेश के बदलते रिश्ते की बात हो रही है। बांग्लादेश में सियासी भूचाल हो गया और सबसे बड़ा असर उसके सबसे नजदीकी पड़ोसी देश पर दिख रहा है। एक तरफ जहां बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तमाम तरह के उतार चढ़ाव के साथ बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों में उथल पुथल की बात चल रही है। आज से 10 साल पहले नरेंद्र मोदी पहली बार बतौर प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सभा में भाषण दे रहे थे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था, हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि मेरी सरकार ने पहले ही दिन पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने इस अमेरिकी दौरे के बीच न्यूयॉर्क में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से अपनी पहली मुलाकात भी की थी। फिर अगले 10 सालों तक मोदी और शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय मुलाकातों की संख्या बढ़ती गई और भारत बांग्लादेश के संबंधों का ग्राफ भी ऊपर चढ़ता गया। 2023 से 24 के बीच एक साल में दोनों एक दूसरे से 10 बार मिले थे और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। इसी साल जून में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और जनवरी में शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। मोदी के शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद शेख हसीना भारत आई। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में किसी विदेशी नेता की यह पहली राजकीय यात्रा थी। तब पीएम हसीना ने कहा था, भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी, भरोसेमंद दोस्त और क्षेत्रीय साझेदार है। बांग्लादेश भारत संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं पीएम मोदी को बांग्लादेश आने के लिए आमंत्रित करती हूं। इस घटनाक्रम से दोनों देशों की नजदीकी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लगभग 1.5 महीने बाद शेख हसीना एक बार फिर भारत आई, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री नहीं। इस बार जब वह भारत पहुंची तो बांग्लादेश में लाखों छात्र और लोग सड़कों पर थे। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और बांग्लादेश में 84 वर्षीय नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली। अंतरिम सरकार के बनने के बाद भारत बांग्लादेश के संबंधों में करवाहट शुरू हुई और अब चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के बीच काफी तल्ख कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। बीते दिनों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, भारत को यह समझना होगा कि ये शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत समर्थक के तौर पर देखा जाता रहा है। साल 2022 से 23 में बांग्लादेश भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया। वित्त वर्ष 2022 से 23 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 15.9 अरब डॉलर का था। पिनाक रंजन चक्रवर्ती कहते हैं, शेख हसीना के समय भारत कंधे से कंधा मिलाकर बांग्लादेश के साथ आगे बढ़ रहा था। दोनों देशों के बीच रेल कनेक्टिविटी से लेकर बिजली की सप्लाई बढ़ी। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों का आना जाना भी बढ़ा था। दोनों देशों के संबंध भी ऐतिहासिक गति से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब ये सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। पिछले साल दोनों देशों के बीच पहली सीमा पार भारत बांग्लादेश ऊर्जा पाइपलाइन शुरू हुई थी। इस पाइपलाइन को भारत सरकार ने 377 करोड़ रुपए की लागत में बनाया है, जिसमें बांग्लादेश में पड़ने वाला हिस्सा 285 करोड़ रुपए में बना है। साल 2023 में ही अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया, जो बांग्लादेश तथा पूर्वोत्तर को त्रिपुरा के माध्यम से जोड़ता है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश ने साल 2015 में भूमि सीमा समझौते तथा क्षेत्रीय जल पर समुद्री विवाद जैसे अरसे से लंबित मुद्दों को सफलतापूर्वक सुलझाया था। लेकिन इस दौर में भी सीमा पार नदी के जल का बंटवारा, अवैध प्रवास, नशीले पदार्थों की तस्करी और बांग्लादेश पर चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता की बात थी। भारत और बांग्लादेश 50 से ज्यादा नदियां साझा करते हैं, लेकिन अब तक केवल 2 संधियों पर सहमति बनी है। तिस्ता और फेनी नदी के मुद्दे पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। शेख हसीना के जाने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ।
येल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर सुशांत सिंह इसे भारत की कूटनीतिक विफलता मानते हैं। फॉरेन पॉलिसी के लिए एक लेख में सुशांत सिंह ने लिखा, हसीना ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया और सेना सहित सभी सरकारी संस्थाओं को नियंत्रित किया। परिणाम स्वरूप भारत ने मान लिया कि विरोध के बावजूद वह सत्ता में रहेंगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भारतीय खुफिया और कूटनीतिक विफलता के कारण भारत तब हैरान रह गया जब सेना ने अगस्त में हसीना को देश छोड़ने के लिए कहा। किसी भी पश्चिमी सरकार ने उन्हें शरण देने की पेशकश नहीं की, जिससे वह नई दिल्ली में ही रह गईं। सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के फैसलों को पलटना शुरू किया और महीने भर के भीतर जमाते इस्लामी पर लगी पाबंदी हटा दी। तब जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीक उर रहमान ने कहा था, हमारा मानना है कि भारत अंततः बांग्लादेश के साथ संबंध में अपनी विदेश नीति का पूर्ण मूल्यांकन करेगा। हमें लगता है कि एक दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। जमाते इस्लामी देश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी है और इसकी छवि भारत विरोधी रही है। शेख हसीना इसे आतंकवादी संगठन बताती थी। प्रोफेसर हर्ष वी पंत नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं। जमात के सवाल पर प्रोफेसर पंत कहते हैं, शेख हसीना से पहले भी बीएनपी और जमात खुलकर भारत विरोधी स्टैंड लेते थे। इससे वो यह कोशिश करते थे कि इस्लामिक कट्टरपंथियों में अपनी पकड़ मजबूत कर पाए और भारत विरोधी भावना को भुनाकर अपनी राष्ट्रवादी भावना को मजबूती दे सकें। दोनों आज भी यही कर रहे हैं और भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बांग्लादेश सरकार में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सलाहकार के रूप में काम कर रहे नाहिद इस्लाम ने भारत सरकार की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया। नाहिद इस्लाम कहते हैं, भारत का सत्तारूढ़ अभिजात्य वर्ग विभाजनकारी राजनीति और बांग्लादेश विरोधी बयानबाजी में लगा हुआ है। बीजेपी बांग्लादेश को भारत के लिए एक आंतरिक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत की घरेलू राजनीति के लिए हानिकारक होगा। बांग्लादेश के इस रुख पर पिनाक रंजन चक्रवर्ती कहते हैं, वहां जो असंवैधानिक सरकार है उसमें शेख हसीना के प्रति गुस्सा है। अतीत में हमारे शेख हसीना के साथ अच्छे संबंध थे और वो अभी भारत में है। अभी सत्ता में आए लोगों का मानना है कि हसीना तानाशाह थी, लेकिन बांग्लादेश को भी वर्तमान हालात के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि भारत उनका पड़ोसी है। बांग्लादेश अभी अल्पसंख्यकों के मामले को आंतरिक मामला बता रहा है, लेकिन भारत भी कुछ मौकों पर ऐसा कर चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 16 सितंबर को गजा और म्यांमार के साथ ही भारत को भी उस फहरिस्त में शामिल किया था जहां मुसलमान खराब परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि अल्पसंख्यकों पर बयानबाजी करने वाले देशों को दूसरे के बारे में राय जाहिर करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि भारत सरकार को बांग्लादेश को अवामी लीग के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प मौजूद हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बांग्लादेश में मेजर जनरल ANM मुनीरुज़्ज़मा द हिंदू से बातचीत में कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति भारत के लिए पारंपरिक कूटनीति के लिए जगह नहीं छोड़ती है। उनका कहना है कि भारत को बांग्लादेश के राजनीतिक क्षेत्र में सभी पक्षों के साथ बातचीत करना चाहिए और शायद यही वजह है कि बीते कुछ महीनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक तरह से खटास आ गई है। 5 अगस्त के घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश की राजनीति बहुत अलग हो गई है। इस स्थिति में सालों से चली आ रही कूटनीति काम नहीं आ सकती और भारत को इसे जल्दी से समझने और रीसेट बटन दबाने की जरूरत है। मेजर जनरल ANM मुनीरुज़्ज़मा का कहना है कि हसीना सरकार के अंत को द्विपक्षीय संबंधों के अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए और बांग्लादेश के असली लोगों से बातचीत करनी चाहिए। उनका यही कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बदलते रिश्तों के बीच मात्र एक ही सूत्र है जो सही कर सकता है, वो है बातचीत का। दोनों देश एक बार फिर से अपने पुराने संबंधों पर कायम रह सकते हैं। ऐसे ही तमाम तरह के अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। मैं पूजा भारती, नमस्कार।